नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज मनाएंगे बुल्स की दिवाली। जी हां, दिवाली आ गई है और बाजार में खुशहाली भी दिख रही है। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी है। ओवरऑल बाजार का मूड माहौल फेस्टिवल वाला है। जीएसटी रिफॉर्म्स और सरकार के एक्शन का असर पॉजिटिव दिखने लगा है। रिजल्ट भी मिले जुले हैं, लेकिन आगे की राह यहां से कैसी होगी, नया संवत कैसा होगा और आगे रिटर्न कैसे रहेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कैसा रिटर्न रहने वाला है, निवेश के लिए अभी एसेट क्लास को कैसे फाइनल करें, आगे इक्विटी से ज़्यादा क्या गोल्ड सिल्वर की जोड़ी पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा या फिर गोल्ड सिल्वर की जोड़ी अब रिस्की हो गई है, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी अब कंजम्पशन से क्या क्रिएशन की तरफ बढ़ रही है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और फाइनेंशियल इंफ्रा पर ज़्यादा फोकस करना बेहतर होगा। और इसके साथ ही एक और अहम बात, ब्रांड इंडिया को विदेश में सबसे मजबूत और चमकदार बनाने वाला आईटी सेक्टर, क्या उसकी कहानी यहाँ से बदलेगी। एआई, टैरिफ टेंशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, आज इन सारे विषयों पर ढेर सारी बात करेंगे विस्तार के साथ। और इस दिवाली से अगली दिवाली तक हमें क्या करना चाहिए बाजार में, उसका एक खाका खींचेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ विपिन भट्ट और मेरे साथ इस दिवाली स्पेशल शो में चर्चा करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हम स्वागत करते हैं पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब का। रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी जुड़ रहे हैं और जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं बातचीत की। अभय सर, अभी तो देखिए बाजार में जो मूड माहौल बन गया, फिलहाल एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर वो थोड़ा फेस्टिविटी वाला ही है, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन हमें बात करनी है इस दिवाली से लेकर आने वाली दिवाली तक, जो कि एक लंबा रास्ता है और इस बीच ढेर सारे माइलस्टोन्स हैं जो देखने होंगे वक्त के साथ कि अचीव होते हैं कि नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर एक बड़ी पिक्चर आपसे पूछूं तो आपको बाजार अब यहां से कैसा दिख रहा है? जी, मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। ऑफ कोर्स विपिन जी, कंसर्न्स हैं कि पॉकेट्स में ओवर वैल्यूएशन है मार्केट की, और उसके साथ साथ जो हमने देखा एफपीआई के जो फ्लोज है वो भी काफ़ी समय से नेगेटिव हैं। तो ये दो कंसर्न्स हैं जो मार्केट को और तीसरा जो है हमारा कि जो अर्निंग सीजन है जो उसकी अभी शुरुआत हुई है, एक तो जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो कैसी रहेंगी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के सामने, दूसरा जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, जो डिफरेंट कंपनीज की जिनके रिजल्ट्स आएंगे, स्पेशली लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप्स की, कंज्यूमर कंपनीज की, वो कैसी रहेगी। तो आई थिंक अगर इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखें अगले 3 महीने, मुझे लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा साइडवेज फ्लैटिश रहे, पर मुझे लगता है कि फिर उसके बाद से एक पिकअप होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब अर्निंग्स को जब डिस्काउंट करेंगे 26 और 27 की, तो मार्केट इतना महंगा नहीं लगेगा। जबकि आप अगर सिर्फ निफ्टी की वैल्यूएशन से नजर हटाएंगे और देखेंगे कि निफ्टी के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो बन रही हैं, जहां पे काफी ग्रोथ स्टॉक्स अभी भी 1.5 टाइम पीजी रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इंडिया में नहीं, आप ग्लोबली भी देखें, यूएस में भी जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है अब 4% के नीचे काफी समय के बाद आई है, 3.95% की। तो मतलब जो काफी पैसा जो यूएस बॉन्ड फंड्स में जा रहा था, डेट फंड में जा रहा था, वो भी अब निकलना शुरू होगा, ऐसी मेरी एस्टिमेशन है। अनुराग उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि एक टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स दोनों मार्केट के फेवर में है इस समय। तो मुझे लगता है कि अगले दिवाली पे जब हम ये शो करेंगे तो डेफिनेटली यहां से मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। चलिए तो एक ब्रॉड जो लाइन है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, बट मोटे तौर पे तो बाजार में एक हरा रंग बरकरार रहेगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक। गौरांग साहब, लगे हाथ आपकी भी सीधी सीधी सलाह यहाँ ले लेता हूँ, क्या आप अभय साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आपकी कोई कंसर्न्स हैं तो वो क्या, और आपको ग्रीन शूट्स कहाँ नजर आ रहे हैं? सर्वप्रथम तो विपिन जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को, आपको और आवाज की पूरी टीम को हमारी कंपनी जियोजित और मेरे तरफ से दिवाली, धनतेरस और संवत 2082 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बाजार में चिंता ना होना अपने आप में एक चिंता का कारण है। सही बात है। बाजार में चिंता होना अनिवार्य है।
और मेरे ख्याल से उतना ही अनिवार्य है उन चिंताओं का क्या विकल्प उभर करके आता है, क्या रास्ता निकल करके आता है। मेरे ख्याल से इस साल के सर्वोच्चम स्तर के आसपास हम खड़े, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, सेंसेक्स भी उतना ही, बैंक निफ्टी ने तो अपने जीवन का एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है। और जहां तक रही बात दूसरी तिमाही के नतीजों की, तो उम्मीद तो बहुत कम थी, खास करके कुछ क्षेत्र को लेकर के। लेकिन अब तक हालांकि हमने काफी कम नतीजे देखे हैं दूसरी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के, लेकिन जो भी नतीजे आए मेरे ख्याल से एक अच्छी बात यह है कि वहां पर निराशा नहीं देखने मिली। और हम यही अनुमान लगा करके चलते हैं आगे कि शायद बाकी अन्य जो कंपनियां हैं जो तिमाही नतीजे लेके आएंगी, दूसरी तिमाही नतीजे, वो भी इसी स्तर पर या इससे थोड़े बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। देखिए विपिन जी, बाजार एक चीज को अहमियत देता है, वो है नतीजे। अगर नतीजे अच्छे आए तो बाजार उसकी सराहना करेगा, अगर नतीजे बुरे आए तो उसी तरीके से पिटाई भी हो सकती है। चिंता थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेड टैरिफ को लेकर के इतना लंबा खिंचाव जो हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच में, और अब सरकार की तरफ से कुछ टिप्पणियां सुनने में आ रही कि बहुत जल्द शायद दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और मोहर लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो बाधा बाजार को लग रही थी कुछ समय पहले, वो उसका निवारण हो जाएगा। सरकार की तरफ से नीतियां, नतीजे, आरबीआई की तरफ से, आरबीआई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से ब्याज दरों में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो आंकड़े आए थे महंगाई दर के वो काफी सराहनाजनक थे, तो शायद एक कटौती की उम्मीद आने वाले समय में हम कर सकते। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से हम बजट की भी चर्चा करेंगे, फरवरी 2026 की। तो थोड़े बहुत पड़ाव है बाजार में जिसको पार करना अनिवार्य होगा। जी ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक ही है गौरांग साहब का भी व्यू कि, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि अगर बाजार में चिंता ना हो तो फिर मजा क्या आएगा, उस चिंता से ही तो पूरे बाजार का खेल टिका है, राइट। लेकिन एक जो बड़ी चिंता है, बड़ा कंसर्न है, वो गाय बगाए बना ही हुआ है। अब वो उसमें वक्त वक्त पर कुछ अच्छी बातें आती हैं, फिर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि फिर आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और वो सब आती हैं जहां से बैठ के अभी अनुराग जी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी सॉरी बेटा, क्या आप अमेरिका से जुड़ रहे हैं, आपको भी पहले तो हैप्पी दिवाली। थोड़े दूर हैं आप, लेकिन दिवाली की उतनी शुभकामनाएं तहे दिल से आपको भी है, और आप वहां बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करें। लेकिन उसकी धरती से लगातार कंसर्न थोड़े बने हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे मार्केट पर आता है। यहाँ पर क्या वो कंसर्न जैसा अभी उम्मीद जता रहे थे गौरांग साहब की जल्दी दूर हो जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, कभी ऑयल को लेकर, फिर कभी उसका कंट्राडिक्शन, और कुछ कुछ लगाई है, या अभी ये थोड़ी लंबी राह है, और देखिए इम्पैक्ट तो है उसका, यहाँ उससे इनकार तो नहीं कर सकते। तो क्या वो बादल छटेंगे तो एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, या अभी थोड़ा इंतजार लंबा है? विपिन जी, पहले तो आपको, पैनल मेंबर्स को और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और विपिन जी, दिवाली ऐसा मौका होता है फिर जब हमें शॉर्ट टर्म नॉइज को छोड़ के ना हमें एक लॉन्ग टर्म स्टोरी को एक रीसेट करके चेक कर लेना चाहिए कि देखिए क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। और उसका आंसर है विपिन जी कि बेशक हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। चाहे वो आपका पोर्टफोलियो पर हम आते हैं, लेकिन देश सही दिशा में जा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डील जो है, ये तो देखिए इसमें ऊंच नीच चलती रहेगी। अब एक नया प्रेसिडेंट आया है, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है, तो अब उनका स्टाइल ही ऐसा है, तो वो नेगोशिएशंस में वो कोई ना कोई नए कर्व बॉल्स आपको देते रहेंगे। उनको वो ये इसको कर्व बॉल बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में, विच इज के वो आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहेंगे। अब उससे जो हमारा डिप्लोमेसी का नेगोशिएशन का तरीका था, वो एक बड़ा यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्यूरोक्रेसी एक अलग तरह की ब्यूरोक्रेसी है, उसका स्टाइल अलग है, तो उसका थोड़ा मिसमैच हो रहा है। एंड आई थिंक नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यहाँ पे बड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो आई एम श्योर सरकार को जो करना है वो कर लेंगे। बेहतर बात यह है विपिन जी कि इन अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, 150 करोड़ जहां पर लोग हैं, वहां पर हम छोटे से एक्सटर्नल मार्केट्स को क्यों इतना बॉदर कर रहे हैं। हम देश को सक्षम बनाएं, उस पर ध्यान दें और वो डायरेक्शनली ठीक रखें। एक्सटर्नल ट्रेड ग्लोबली मुश्किल में है, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है,
ग्लोबली जो ग्लोबल ट्रेड था वो करीब 2010-11 में पीक किया। उसके बाद में ग्लोबल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लोअर डायरेक्शन में ही जा रहा है उसके बाद। और कोविड के बाद से फिर ये अवेयरनेस आई कि देखिए आप जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको आउटसोर्स नहीं करके आप कंट्री में रखिए, और वो डायरेक्शन यूएस में भी चल रही है। जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड साहब ने कल एक बहुत अच्छा ऑपएड निकाला वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे 4 इंडस्ट्रीज को $1.5 ट्रिलियन का लेंडिंग देके सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर ओन मनी। तो ये हर देश में चल रहा है, ये भारत में भी चल रहा है। स्वदेशी क्या है, डिफेंस पे जो रेनफोर्समेंट है वो क्या है, वो सब वही डायरेक्शन है। तो ब्रॉडली आई थिंक इस नॉइस से हटे, ये डील ऊपर नीचे हो जाएगी, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई अंडरस्टैंड 40-80 बिलियन का एक्सपोर्ट था गुड्स का, हो सकता है 60-65-55 पे आ जाए, हो सकता है, बट वो भी एक चॉइस है। इट्स आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट ने वो चॉइस ली है कि देखिए अगर इसको बचाने के लिए हमें पूरा इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, हम नहीं करेंगे वो। तो आई थिंक इससे बाहर निकले, सरकार का डिसीजन है कि अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, तो वो भी एक फैसला ही है। तो आई वुड जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द शॉर्ट टर्म नॉइस विपिन जी, एंड क्विकली कम ऑन के यार इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को देखें। मार्केट की स्टोरी जो मैंने कहा, 1.5 बिलियन लोगों में 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी रिजाइड्स इन इंडिया, इतना बड़ा मार्केट है। तो एक पॉइंट पे सक्षम जैसे से देश होगा, एक्सपोर्ट्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया उन छोटे देशों में नहीं है कि आप सिंगापुर हैं कि आपके पास डोमेस्टिक मार्केट इतना छोटा है कि यू टू रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स, राइट? वो सिचुएशन नहीं है। तो इन्वेस्टर्स वापस जाएं, और हम इस पे बाद में चर्चा कर सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो चेक करें। लॉन्ग टर्म दिशा बिल्कुल सही है, आपका पोर्टफोलियो क्या अलाइंड है उस लॉन्ग टर्म स्टोरी से, उसको एक बार चेक करें, और उस पर हम चर्चा करेंगे। आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज टू डेफिनेटली। देखिए आई थिंक वो एक्सपोर्ट का मामला उतना है भी नहीं, वो एक्सपोर्ट से क्या नफा नुकसान उतना है भी नहीं, बस वो सेंटिमेंट पे ज्यादा खेल हो जाता है और इसीलिए इतनी बात होती है। वरना सही कहा आपने कि वैल्यू टर्म में इतनी बड़ी बात नहीं कि भारत जैसा देश उससे घबरा जाए या उससे कुछ बहुत बड़े कंसर्न पैदा हो जाए। और दूसरे मार्केट्स तो हम यूं भी खोज रहे हैं, और बढ़िया डिस्कवरी हो जाएगी, शायद मान लीजिए वहां से भी बातें ठीक हो जाएं और दूसरे मार्केट्स भी मिल गए तो भारत के लिए सोने पे सुहागा है, और वो कंसर्न आता जाता रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें अपने जो बलबूता है देश का, उस पर देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक जो बड़ा कंसर्न तो नहीं कहूंगा अभिषेक, लेकिन जिसका बड़ा हल्ला है इस वक्त, वो है सोना और चांदी। जिसकी जुबान पे देखो वही बात कर रहा है, क्योंकि हो ही कुछ ऐसा गया है। अब इसका मार्केट के साथ कितना कोरिलेशन है, अब देखिए जो निवेशक है वो पैसा लेके बैठा है, वो थोड़ा ऐसा देख रहा है, क्या करूं, इधर इधर इधर, उसको थोड़ी राह दिखाइए। पहले तो सभी दर्शकों को, सीएनबीसी की आवाज़ के दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। सारे पैनलिस्ट को और आपको अगली दिवाली भी इस दिवाली से बेहतर जाएगी, इसी थॉट के साथ ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है, और मेरे भी व्यूज़ उसी तरफ मैं अलाइन कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा हम ये कोशिश जो करते हैं गोल्ड और सिल्वर को अलाइन करते हैं मार्केट के थ्रू, ये मुझे थोड़ा कई बार लगता है कि ओवरडू वाली बात है। इसको एक आप सेपरेट असेट क्लास की तरह ट्रीट करें। एंड असेट क्लास ये है, इसकी मूवमेंट 2-3 बड़े फैक्टर से चलती है जो हमको सबको पता है। एक तरफ आप ये मान के चलिए कि डिमांड सप्लाई है, दूसरी तरफ आप एक करेंसी की हेज को आप देख लें या इन्फ्लेशन हेज को आप देख लें, और तीसरा है कि ये लार्जली जो है वो वुमेन सेंट्रिक फोकस रहता है, जहाँ पे दे प्रेफर दिस असेट क्लास टू मोर देन एनीबॉडी एंड दे कीप बाइंग एवरी ईयर। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज जो हमने प्राइसेस देख लिए हैं या ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये तो उसी का प्रतीक है। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से और कितना अपसाइड आएगा ये तो इम्पॉसिबल प्रेडिक्ट करना, क्योंकि इस असेट क्लास के फंडामेंटल्स की लिमिटिंग फैक्टर इतनी है। और हम जब स्टॉक मार्केट के साथ बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर में आप इतनी सारी कंपनियां, उनके उतने सारे फंडामेंटल, और उसके अंदर में आपने क्या पोर्टफोलियो कंबाइन किया उसके बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल कंपैरिजन नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में एनी टाइम मार्केट्स के अंदर में आप हैं तो आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए, और ऑफकोर्स इसका एक्सपोजर भी होना चाहिए, चाहे अब आप उसे फिजिकल वे में रखें या ETF के थ्रू लें। सो मेरा इतना ही लिमिटेड व्यू रहेगा एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर पे। ठीक है, नहीं बात ठीक भी है कि मतलब ये नज़रिए वाली बात है थोड़ी। अभय जी, आपसे हल्की सी राय इस पर भी चाहूँगा, और साथ ही मेरा एक और प्रश्न आपसे रहेगा कि अब देखिए GST पे एक बड़ा तोहफा मिला, और इनफैक्ट सरकार लगातार उसकी बात भी कर रही है।
हो सकता है कि अगले क्वार्टर में हम उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ भी देखें। इतना तुरंत तो दिखना मुश्किल था, लेकिन अगले क्वार्टर में वो दिखाई देगा। तो क्या हम माने जो जिस अभी होम ग्रोन कंजम्पशन की या डोमेस्टिक कंजम्पशन की स्टोरी की बात हो रही थी, वो अब हमें नए सिरे से निकलती हुई दिखाई दे और फिर वही हमारे मार्केट को ड्राइव करे? जी देखिए, सो पहला जो आपका सवाल था, जो कंटिन्यू करूंगा उसी पॉइंट को, कि मुझे लगता है कि सोना, चांदी, प्रेशियस मेटल्स हैं, ये सब एक एसेट्स हैं जो आपके एसेट एलोकेशन में एक हिस्सा रखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो अलग अलग हिस्से होते हैं एसेट के क्लास के जो आप ओन करते हैं पोर्टफोलियो में, वो अलग तरीके से चलते हैं। अब सोना चांदी जो चले, ऐसी चाल हमने देखी नहीं कई सालों से। अब उन्होंने 14 साल पुराने हाई ब्रेक किए हैं। तो ये एक लाजमी सी चीज है। आप देखेंगे अगर 20-30 साल का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है तो सारे एसेट्स एक साथ नहीं चलते हैं, अलग अलग, कोई कोई बहुत देर तक रुका रहता है फिर चलता है। इसके कई कारण हैं, पर एक रिमाइंडर है इन्वेस्टर्स के लिए विपिन जी की, देखिए हर चीज अपना सारा पैसा एक ही चीज में ना रखिए, अलग अलग चीजों में रखें, एलोकेट करें तो फायदे में रहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं अभी इक्विटी मार्केट्स की, और जो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस समय जो कंजम्पशन का जो एनवायरनमेंट बन रहा है, और जो हमने अभी रीसेंट चैनल चेक्स किए इस हफ्ते, क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट है कि पोस्ट जीएसटी फेस्टिव सीजन पिछले 2 साल से काफी ठंडा गया है विपिन जी, फेस्टिव सीजन। और उसके बाद हमने देखा कि काफी इन्वेंट्री थी हर तरह की, कंज्यूमर गुड्स की, कार्स की, रियल एस्टेट की, क्योंकि बिकवाली हुई नहीं। तो दिसंबर में, जनवरी में एकदम फायर सेल करके लोग निकालते, ओईएम्स निकाल रहे थे। इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं देखा काफी साल के बाद एक बहुत अच्छी कंजम्पशन है। जिसको ईएमआई पे लेना है उसको ईएमआई पे भी अच्छा डील्स मिल रही हैं, और डिमांड अच्छी है हर तरह की प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की। जो वेडिंग सीजन है वो भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि वेडिंग सीजन बहुत बड़ा ड्राइवर है एसएमईज और एमएसएमईज की अर्निंग्स का, और जब उनके पास पैसे आते हैं तो वो आप वापस जाके स्पेंड करते हैं। तो मुझे लगता है यहां से लेके मार्च तक आपको जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, डिस्पाइट जीएसटी रेट कट, वो सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रह सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कंजम्पशन को देख के। और उसका पूरा इंपैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, जैसे पैसा सर्कुलेट होगा, प्रोडक्टिव यूजेस में लगेगा, प्राइवेट कैपेक्स स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है अर्निंग्स ग्रोथ के लिए अगले 1-2-3 क्वार्टर में, और इसका पूरा फायदा मार्केट को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है इस समय। जी बिल्कुल, उम्मीद तो हम भी यही करते हैं और उसी तरह की उम्मीद बाजार भी रख रहा होगा। गौरांग साहब, एक जिस तरीके का दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास आरबीआई से, जिस तरह की अभी तक की उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी दिखाई, इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, इस बार की भी पॉलिसी में ये उम्मीद आई थी कि आगे शायद एक रेट कट हमें और देखने को मिल सकता है। ग्रोथ पर उनकी नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है, हालांकि उन्होंने अपना स्टांस फिर से नहीं बदला, इस बार उसे न्यूट्रली रखा। लेकिन आपको, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ हमारे बैंक निफ्टी से, क्या आने वाले वक्त में या इस पूरे साल के दौरान बैंक निफ्टी या तमाम बैंक्स वो पोर्टफोलियो में सबसे अहम जगह रखेंगे और वहां पर वो रौनक दिखाई देगी, और फिर उसमें आप अपना सिलेक्शन कैसे बनाएंगे? तो विपिन जी, दर्शकों की सोच और समझ को सरल करने के लिए मैं कुछ क्षेत्र आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इस संवत से अगले संवत तक जो हमारा अनुमान है कि ये क्षेत्र अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर के कुछ 5 या क्षेत्र है जहां पर हमने प्राथमिकता दी है। उसमें से एक क्षेत्र पूरा वित्तीय क्षेत्र है, ब्रह्मांड, जहां पर आप सरकारी बैंक ले लीजिए, निजी क्षेत्र की बैंक ले लीजिए, या फिर मजबूत एनबीएफसीज ले लीजिए। हमारा अनुमान यह कहता है कि ऋण की मांग आने वाले बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में और बढ़ती जाएगी। ब्याज दरों का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से पिछली बार क्रेडिट पॉलिसी में अगर विराम लिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, तो मेरे ख्याल से वो सूझबूझ और समझ के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन्होंने किया है। और अनिवार्य भी था कि थोड़ा समय दे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से परिस्थिति है उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर और खास करके महंगाई दर पर किस तरीके से पड़ता है। कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहा है, ये एक सकारात्मक बात है भारत देश के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो ऊर्जा की जरूरत है हम आयात करते हैं उसका। हमें लग रहा है कि, और सरकारी बैंक की मैं बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल से 2 बैंक ऐसे हैं जिसने अपने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर बनाया, अगर मेरी जानकारी सही है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक मझौली बैंक है, सरकारी बैंक इंडियन बैंक।
ऋण की मांग बढ़ रही है, लोन बुक ग्रोथ होगी, ग्रॉस और नेट एनपीए में आपको सुधार दिख रहा है, जिसके कारण जो प्रोविजनिंग है वो लौट के बैलेंस शीट पर आ रही है, बैलेंस शीट मजबूत हो रही है। और आकलन ये भी कहता है कि नतीजों में आपको आने वाले भविष्य में निरंतर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा झुकाव जो है वो पहले तो वित्तीय क्षेत्र पर है, दूसरा रक्षा क्षेत्र, तीसरा कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, चौथा शेयर बाजार से यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर, ऑटोज और सीमेंट। तो ये प्राथमिकता के कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में नतीजों के आधार पर आपको बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं अनुराग जी के साथ कि अगर अनुराग जी दिवाली में पूछूं कि निफ्टी कंपनियों पे कोई फोकस करे तो उसके लिए कोई सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वो किस तरीके से बनाए? कोई पर्टिकुलर स्टॉक की तो हम यहाँ बात नहीं करते, सेक्टर मोटा मोटा बात कर सकते हैं, ब्रॉडर मार्केट की बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट शुड बी द वे, क्या तरीका हो और किन लाइंस पर हो? तो विपिन जी, वही बात अब आई थिंक बाकी पैनल मेंबर्स ने भी कहा, जब आप एक स्टेप बैक करके और अब हमने गोल्ड की चर्चा भी की, आपको एसेट एलोकेशन सबसे पहले चेक करना है अपना, विच इज के जब आपने इक्विटी मार्केट में एंट्री की और ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये कोई 1-2 साल का तो प्लान है नहीं, तो आपने अपने 100 रुपए को कैसे बांटा। सो फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने कहा कि मैं अपने 100 रुपए से, एंड आई मोस्टली रिकमेंड कि आप अपने 100 में से 20 रखिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफओ, एनपीएस, फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स, जो मर्जी, बट 20 होना चाहिए डेट इंस्ट्रूमेंट में, 80 होना चाहिए इक्विटी में। अब उसमें से कुछ लोग 80 में से 10 और निकाल के मे बी 70 इक्विटी और 20 डेट और 10 गोल्ड टाइप भी कर लेते हैं, लेकिन जो आपने डिसाइड किया है उसको स्टिक करें। अब ये नहीं कि गोल्ड चल पड़ा तो अब आप वहां भी कूदेंगे, फिर इक्विटी चलेगा तो फिर आप इधर कूदेंगे, इक्विटी में भी कभी स्मॉल कैप आएगा तो आप उसको चेंज करेंगे, उससे खेल खराब होता है, क्योंकि हर बार आप पिछले रिटर्न को चेज करेंगे। और एक रिटेल इन्वेस्टर का अमेरिका में भी नोन है, म्यूचुअल फंड्स में भी, कि वो हर बार पिछले 1 साल या 2 साल में जो बेस्ट फंड परफॉर्म करता है वो उसमें कूदते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली उनका रिटर्न सबसे खराब होता है, क्योंकि कोई भी फंड हमेशा टॉप पे नहीं रहता लगातार 10 साल तक, राइट? कभी उसकी इट डिपेंड्स ऑन कि उनका एसेट एलोकेशन एग्रेसिव है, मिड स्मॉल में है, कि कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका क्या एलोकेशन है, और ग्रोथ वैल्यू स्ट्रैटेजी के मिडल में है कि कहां पर है वो, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं। और कई बार कुछ फंड्स लकी भी हो जाते हैं कि 1-2 साल अच्छे आ गए क्योंकि दे वर इन द कंपनीज। तो एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर को अपना सॉलिड रखना है, उसी को स्टिक करना है। अगर आपके एसेट एलोकेशन में गोल्ड पहले नहीं था तो देयर इज नो रीजन कि अब आप उसमें कूदें, तो उससे और खेल खराब होगा। तो स्टिक टू योर डिसिप्लिन। आई वुड एडवाइज, अगर आप 80-20 कर रहे हैं, पहला बात कि 20% डेट, 100% इक्विटी कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा होगा आपको, आपको इक्विटी फ्लैट भी रहता है भाई, तो इसमें ये कोई सीधी लाइन में नहीं चलेगा। रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में निफ्टी के 12% रिटर्न्स हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। आप पिछले 10 साल की हिस्ट्री, 20 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, हर बार कुछ अच्छे साल आते हैं, फिर कुछ करेक्शन भी होता है। तो ये पहली कहानी हो गई। विद इन दैट 80% इक्विटी, अगर आपको मिड स्मॉल में करना है तो वो उस 80 का 50 लार्ज में ही होना चाहिए, बाकी 30 मिड और स्मॉल में होना चाहिए। तो ब्रॉडली इस डिसिप्लिन को फॉलो करें, अनलेस और अगर इसमें आपको कोई पर्सनल 10% पोर्टफोलियो खुद का बनाना है तो उसको भी इसी में एलोकेट कर ले, मिड स्मॉल के जो 30% है। ब्रॉडली इस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करें। जो रिटायर हो चुके हैं वो तो 60-40 रखें या 50-50 रखें, 50% डेट, 50 इक्विटी। ये ब्रॉड लेवल पे हो गया विपिन जी, राइट? तो इस समय पे ये जरूर देखने की जरूरत है हर एक को कि हम, एज लॉन्ग एज स्टोरी तो अच्छी चल रही है, लेकिन हम स्टोरी से अलाइंड है कि नहीं है, कि हम कहीं और ही बैठे हैं जी, नहीं ये बड़ा अगर इंपॉर्टेंट निफ्टी है। में देखना हो। हाँ बिल्कुल, राइट। तो और ये अब आई मीन इसके ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि देश की स्टोरी अच्छी चलेगी, मार्केट्स भी अच्छा चलेगा, आप गलत जगह बैठे थे, आप नुकसान करते जा रहे हैं, क्योंकि आप हर बार पिछले 2 साल की, 1 साल की रैली को चेज करते जा रहे हैं। तो पहला बात ये बहुत ही जरूरी है कि एवरी इन्वेस्टर शुड लुक एट दिस, राइट? अब इसके बाद आती है फिर आपके शॉर्ट टर्म के खेल, कि इस दिवाली से अगली दिवाली क्या करें। विपिन जी, मेरा शुरू से मानना है सनराइज सेक्टर्स होते हैं, लेकिन
टेक्नोलॉजी में भी जैसे हम देखें कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी तो नहीं होती है, लेकिन हम एडॉप्शन बड़ा क्विकली कर लेते हैं, राइट? तो मेरा मानना यह है कि हम रिलायबल स्टेबल सेक्टर्स पे जाए जहां पे प्रूवन मॉडल है और इंडियन कंपनीज उसको अडेप्ट करके क्विकली आगे बढ़ा रही हैं बिजनेस को, वर्सेस के हम कोई जाएं कि यार यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हो रही है और ये रातों रात एक का 10, वो हिंदुस्तान में उसमें धोखा होता है मोस्टली। तो आप अगर उसमें 10 कंपनी ढूंढने जाएंगे, कोई एक चलेगी ना चले, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं वो सलाह नहीं दूंगा। तो अगेन गोइंग बाय द फिलोसफी ऑफ 15 लार्ज कैप एंड 30 इन मिड एंड स्मॉल एंड देन 20 इन डेट। निफ्टी तो बहुत अच्छी प्लेस है, निफ्टी में तकरीबन सभी प्रूवन कंपनीज हैं। तो आप अल्टीमेटली एक तो इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, तो एफआईआई इन्वेस्टर्स लाइक मी ऑलवेज प्रेफर फाइनेंशियल्स जो कि हमेशा कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, कोई भी बिजनेस ग्रो करे। और एक विपिन जी, आप तो इस चैनल में काफी समय से कवर कर रहे हैं, मेरा बिलीफ है कि इंडियन रेगुलेटर्स आर ऑलवेज मोर फेवरेबल टू द इंस्टीट्यूशंस। तो कंपेयर टू यहाँ यूएस में जो हम देखते हैं कि थोड़ा बैलेंस ज्यादा बरकरार है कंज्यूमर के फेवर में भी, लेकिन इंडिया में रेगुलेशंस आर ऑलवेज विद दीज बिग कंपनीज। तो आप उनके साथ रहिए, उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा सेक्टर है, हमेशा 20-25-30 आपका एलोकेशन इधर रहना चाहिए, ये रॉक सॉलिड है। टेक्नोलॉजी को इस समय आपको अवॉइड करना है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, बफेट साहब ने कहा था। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वैल्यू तो जो स्टॉक में है वो उतनी ही है, अगले 10 साल में उसने क्या करना है वो आपको पता नहीं है, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं आप। लेकिन आज का दाम कितना देना है वो आपके हाथ में है, ज्यादा दे बैठेंगे तो नुकसान ही होगा। तो आईटी में इस समय करेक्शन चल रहा है, थोड़ा मल्टीपल करेक्शन है, उसको अवॉइड करें। उसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में तमाम आप देखें कि आपका खर्चा कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू स्पेंडिंग मनी, और उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसके लीडिंग प्लेयर्स कहाँ हैं उसको फॉलो करें। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड फाइनेंशियल्स में हमेशा जगह है। और उसके अलावा एक इंडिया में मोनोपोली पैदा हो गई है विपिन जी हेल्थ केयर में, आउटसाइड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स और तमाम चेन्स। और ये सिर्फ हमें ही सर्व नहीं करते, ये मेडिकल टूरिज्म को सर्व करते हैं, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशियन कंट्रीज से मेडिकल टूरिज्म सब इधर आता है। तो इनके पास हमेशा ही मोनोपोली रहेगी। तो कुल मिला के ये मेरा टेक अवे रहेगा। और एसेट एलोकेशन रखें तो आई थिंक उसमें ठीक रहेंगे, और हमेशा एक नए उसको चेज नहीं करें तो बहुत छोटी कैपिटल से करें कि लगा तो लगा, नहीं तो नुकसान नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है ब्रॉडली कि ये है। नया ट्रेंड देख के उसमें एकदम से नहीं कूद जाना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान ज़्यादा कराता है। अब सोना चांदी जिस तरह से चल गया और आज आप उसमें एंट्री लें ऑल ऑफ सडन, या फिर अगर मनी है इतना वो फोमो ना आ जाए, तो जैसा अनुराग कह रहे हैं कि एक छोटे से अमाउंट के साथ एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करिए, और एक छोटे से। और ये बात सही है कि ये जो अभी का माहौल है ये आपको सिखाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में संतुलन हमेशा बना के रखना चाहिए। सारा पैसा एक जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं चलेगी। ये सीख तो हमें मिल रही है। अभिषेक, तो यहाँ पर अनुराग कह रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी से बचना है, लेकिन जो हमारी न्यू टेक कंपनीज हैं, ये सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स से जो बड़े हो चुके हैं, यूनिकॉर्न बन गए और अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, रिकमेंडेशन भी उनके बहुत आते हैं क्या? क्योंकि वो थोड़ा एक स्पेसिफिक सेक्टर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या अगर निवेशक वहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करे और वहाँ वैल्यू पिकिंग हो सकती है तो एक अच्छी बेट होगी? देखिए विपिन जी, आई मीन असेट एलोकेशन के अंदर में देखिए, आपके पास एक सेक्टर के ऊपर अगर आप ज्यादा बायस्ड होंगे, या लेट्स से आपने अपने ओवरऑल एलोकेशन में 2 या 3 ही सेक्टर रखे हैं, तो फिर वो रिस्क जो आप लेके चलते हो कि कोई एक सेक्टर चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा, वो काफी बड़ा होता है। सो हमेशा एक असेट की डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सो इवन पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन। तो उस लिहाज से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बाकी सेक्टर्स को भी दिखना चाहिए। स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन कि आईटी के लिहाज से क्या दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद अनुराग का लार्जली जो कमेंट होगा वो इंडिया के जो लार्ज आईटी कंपनीज हैं, हम शायद उधर रेफर कर रहे हैं, जो कि फिलहाल के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। पास्ट चैनल्स में भी मैंने सेम कही थी। और लार्जर इनोवेशन जो हम इंडिया में देख रहे हैं, जो स्टार्टअप की बात होती है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनियां अब जाके लिस्टेड हो रही है, और वो ट्रेंड अभी कंटिन्यू होता चला जा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि हम कैचअप कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। डेफिनेटली हमारी पोजीशन है जो हम चाहेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं एक लीड लें, बट उसके लिए अभी समय है। अगर हम कंपेयर यूएस एंड चाइना को एटलीस्ट कर रहे हैं फिलहाल, जैसे एआई की रेस में स्पेसिफिकली हम देखें तो एटलीस्ट दोनों कंट्रियों के सामने अगर आप देखोगे तो क्लियर कट उनके पास एक विकल्प है
एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे, अभी वो बन रहा है या बन चुका है, तो बट उससे स्केल होने में समय है। सो बहुत सारी चीजें अभी भी हम कैचअप कर रहे हैं, बट हाँ एक है कि इवॉल्व हो रहा है इकोसिस्टम हमारा। एंड गोइंग फॉरवर्ड देखिए, लार्जली तो टेक्नोलॉजी का बेस अब हर बिजनेस को अडॉप्ट करना है और उसी पे काम होना है। आज ये वर्चुअल लेवल पे हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि जूम जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या गूगल मीट जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसलिए ये हम साधन ला पा रहे हैं। एंड रीच जो है वो फास्टर हो गई। तो टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से आउट रखना ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वो हमें लेना क्या है वो डेफिनेटली मैटर करता है। और इंडियन आईटीज के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लार्ज कंपनीज में ये है कि दे आर सिटिंग विद वेरी लॉट ऑफ कैश। वहां हमें कोई भी पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। एंड ऐसी कोई एक्विजिशन भी हमने नहीं देखी है कि जिसे करके ये मार्केट हम जो है कुछ अलग अपकमिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जो फोकस करें वो जा रहा है। सो आई थिंक अभी भी हम थोड़े से पीछे ही चल रहे हैं। एंड जब तक कोई लीप फ्रॉग जंप हम नहीं मारेंगे तब तक रियली ग्लोबल लेवल पे जो है हम उतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे। पहले वाले सेशन भी मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि अगर आप निवेडिया को देखेंगे और उनकी जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे और वर्सेस आप कोई दूसरी इंडियन आईटी कंपनी जो उसी साइज में कहीं ट्रेड कर रही थी 5 साल पहले, तो बहुत मैसिव फर्क है। सो ये फर्क जो है वही दर्शाता है इनोवेशन का एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। और अभी हम थोड़े ट्रेंड में पीछे चल रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये हम जल्दी कैचअप करेंगे और नजर वहां से नहीं हटनी चाहिए। ठीक है, तो गुंजाइश बनती है कुल मिला के। फिर अभिषेक ये कह रहे हैं कि आप उस पर नज़र रखेंगे क्योंकि जो चीज़ अभी एक छोटी है, आगे आगे वो पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन यू हैव टू वेट एंड वॉच, नज़र रखिए और उसमें सिलेक्टिव चीज़ें तो डेफिनेटली काम करेंगी। यहाँ पर अभय साहब, अक्सर हमारे जो निवेशक हैं जो हमसे सवाल पूछते रहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई पैसा तो जो है वो मिड और स्मॉल कैप में ही बनता है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा हाथ जलने का भी खतरा रहता है। तो इस साल में इस पर्टिकुलर जोन में कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं? अगर आपको मिड और स्मॉल में भी जाना है तो वहाँ सिलेक्शन कैसे हो, किन चीज़ों पे नज़र रखें? मोटा मोटा सेक्टर्स पे हमारे बाकी मेहमान भी बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र कहाँ रहेगी? देखिए, आई थिंक अगेन जो पैनल में सारे मेंबर्स ने कही बड़ी इम्पोर्टेंट बात है दर्शकों के लिए समझना। जो एसेट एलोकेशन की बात बार बार कही गई कि देखिए हर एक ट्रेंड को फॉलो ना करें। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हर एक एसेट जो आपके पोर्टफोलियो में है वो अलग रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल लाता है। तो उसको आप कैसे बैलेंस करें अपने फायदे के लिए कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको 5 साल के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिटर्न चेज़ कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेट ज़्यादा करें। पर आपकी अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा पैसा हो सकता है चाहिए हो या आप लिक्विडिटी चाहिए चाहते हैं, मार्केट में भी रहना चाहते हैं, तो आपको लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी कम होती है। और जैसा अनुराग कह रहे थे कि मार्केट में कभी भी वैल्यू और प्राइस सेम नहीं होते हैं। और मिड और स्मॉल कैप में ये ज़्यादा देखा जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा पैसा आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। और फिर एक समय आता है कि कोई मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं लेना चाहता है, तो इतना लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक में भी 5-5 दिन लोअर सर्किट लगता है। तो ये देखा है हमने, हाल में ही देखा है। आप 2017 से लेके 2025 तक एनालिसिस करें तो काफ़ी ऐसे हमने टाइम देखा है। मेरा पर्सनल बायस हमेशा स्मॉल और मिड कैप की तरफ रहा है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है और ये रिवॉर्ड करता है ऐसी कंपनीज़ को जो सस्टेनेबली ग्रो कर पा रही हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैसे 5,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन जाती है 10-15 साल में, और मल्टी बैगर्स वहीं से निकलते हैं। तो पर एट द सेम टाइम विपिन जी, जैसा आपने कहा, रिस्क है। रिस्क ये है कि प्राइस करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा इंपैक्ट करती है स्मॉल और मिड कैप को। पर अगर मैं ये कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स में एपिटाइट है कि वो मार्केट वॉलेटिलिटी से ना घबराएं, वैल्यू पे फोकस करें, तो मुझे लगता है कि मिड और स्मॉल कैप में डेफिनेटली बना रहना चाहिए। इंडिया में जो अगला 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनेगा, अभी हम समझिए अगर 5 ट्रिलियन पे है, जो अगला 5 ट्रिलियन बनेगा उसमें से काफी कंट्रीब्यूशन ऐसी कंपनीज का होगा जो अभी मिड और स्मॉल कैप हैं। तो और सेक्टर्स भी दिख रहे हैं सामने, जैसे ईएमएस इतना बड़ा सेक्टर है, ऑलरेडी एमर्ज हो रहा है, काफी अच्छी रिटर्न्स रही है, पर और यहां से आगे रिटर्न बनेगी उसमें अगले 5 साल में, ऐसी मेरी उम्मीद है पूरी। दूसरा
जो CDMO सेक्टर है, जहाँ पे हम एक जेनरिक फार्मा में अभी तक एक्सपोर्ट पे फोकस करते आए हैं, पर काफ़ी हमारी यंग कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इन सब स्पेसेस पे फोकस कर रही है। तो ये मुझे लगता है एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जो अभी स्मॉल कैप में है, पर ये जल्दी ही अगले 3-4 साल में मिड कैप में बनेगा और फिर लार्ज कैप में तब्दील होगा। तो ये 2 स्पेस तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। तीसरा है डोमेस्टिक कंजम्पशन का एक सदाबहार वो तो है, क्योंकि अगर हमारी जीडीपी जो है, अगर हम जैसे टारगेट है 10 ट्रिलियन का जाने का, तो 10 ट्रिलियन पहुंचने के लिए कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको बहुत कुछ ड्राइव करेगी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लीडरशिप ले चुकी हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो देखने को बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मुझे तो लगता है विपिन जी कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज को, पर फिर मैं वही कहूंगा जो आपने बात कही कि प्राइस वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है फिर, क्योंकि मार्केट तो रोज आके डराएगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई ट्वीट करेगा, कुछ न्यूज आएगी। पर एक इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 से 5 साल का कमिटमेंट रखना पड़ेगा। आप कमिटमेंट तोड़ेंगे तो फिर जैसे अनुराग ने कहा, फिर नुकसान होगा, फिर डेफिनेटली नुकसान होगा। जी ठीक है, तो ये कमिटेड रहने वाली बात है, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मार्केट हो, अगर आप उसमें कमिटेड हैं तो आपको उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे, एक खुशी मिलेगी, एक बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा और एक बढ़िया मौका मिलेगा आपको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का। तो चलिए एक छोटा बढ़ते हैं। गौरांग साहब, एक सवाल और था मेरे मन में जो आपसे पूछ लूं, शायद जिक्र भी आपने किया था कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, बजट आने वाला है, तो आप आज सोचेंगे तो उस हिसाब से रणनीति बना पाएंगे। बजट को लेकर कुछ बातें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अभी से उसके लिए कैसे तैयारी करें, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां थोड़ी नज़र बना के रख सकते हैं? मैं उम्मीद करता था कि मेरे पास वो एक क्रिस्टल बॉल होता जिसमें झांक करके मैं माननीय वित्त मंत्री जी के दिमाग में क्या चल रहा है बजट को लेकर के उसका आभास ले पाता। तो देखिए, ये मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अनुमानित सौदा बाजार में नहीं करना चाहिए। ये आकलन लगा करके कि भविष्य में ये होगा, आपके कंट्रोल में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी, बचत की गई पूंजी आप अनुमानित तर्कों पे क्यों लगाते हैं? अभ्यास करिए थोड़ा बहुत खुद के आधार पर। और मैं एक चीज बिल्कुल करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं करना है तो सबसे पहले तो जो अनौपचारिक स्तर पर महाविश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, XYZ, इंस्टा वगैरह जो भी है, और वहां पर जो महाज्ञानी लोग आकर के ज्ञान देते हैं, उनकी बात सुन करके अंधविश्वास रख करके आप मेहरबानी करके निवेश मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने निवेश किया है तो आप पहले तो ये अनुमान लगा लीजिए कि आपको कितना रुपया कमाना है। जब कभी भी बाजार में लालच आ जाती है और लालच सर पर तर के तांडव करती है तो मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। और हर एक निवेशक की ये होता है कि सबसे कम भाव में मैं खरीदूं और सबसे ऊपर के भाव में बेचूं। ये वास्तविकता नहीं होती विपुल जी, आपको वास्तविकता से जुड़ना चाहिए। अब हम क्षेत्र के आधार पर और स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा मेरे तरफ से विपुल जी कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी गलतियों से सीखें। आप शेयर बाजार में जो आप गलतियों से ही हमें सबक लेना पड़ता है और सीखना पड़ता है, और वो फिर एक अनुभवी निवेशक के रूप में आप उभर के हुए आएंगे। तो मुझे, जैसे मैंने बताया कि वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ऑटोज, सीमेंट, पावर, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, अगर हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि आने वाले 3 साल 5 साल में अगर कम से कम 12 या 15% का भी रिटर्न हम एनुअली लेते हैं, सेंसेक्स निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख लीजिए कंपाउंडिंग करके कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर, स्टॉक के आधार पर शायद आप और भी ज्यादा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पर गौरांग साहब ने बता ही दिया कि भाई क्या गलती आपको नहीं करनी है, कैसे माइंड फ्रेम के साथ या थॉट प्रोसेस के साथ आपको बाजार को टेकल करना है। बिल्कुल, यहाँ पर
एक चीज और होगी जो मैं पूछना चाहूंगा अनुराग सिंह साहब से कि देखिए गौरांग ने तो आपको एक मोटी पिक्चर दिखाई, बट थोड़ा और स्पेसिफिक अगर उसके अंदर चले जाए, क्या वो सबसे ज्यादा गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं, अगर उससे बचें तो वैसे ही उनका बहुत सारा मामला बेहतर हो जाएगा? विपिन जी, इसमें 3 बातें कहना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चर्चा है। पहला यह है कि इक्विटी ऐसा एसेट है जहां पर लोग जब डिस्काउंट या सेल लगती तब तो नहीं खरीदते हैं, तब बेच देते हैं, और जब महंगा है तो प्रीमियम आके देते हैं। एक साहब ने तो ये भी जस्टिफाई किया कि इंडिया में हम वैल्यूएशन ज्यादा दे रहे हैं लिस्टिंग कंपनी को कि हमें प्रीमियम चीजें खरीदने की आदत है, तो हम प्रीमियम देते ही हैं। मजाक की बात है, लेकिन वो सीरियसली कह रहे थे। बहरहाल कहानी ये है कि जैसा मैं कह रहा था, एसेट एलोकेशन, आपको एक सबसे बड़ा लेसन आपको लर्निंग इंडियन इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखना है, हर जगह इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको थोड़ा पेसिमिज्म के टाइम पे इक्विटी को ज्यादा खरीदना है और बुलिश टाइम्स पे आपको एलोकेशन कुछ कम करना है। तो ये बुलिश समय चल रहा है, इस समय ओवर स्ट्रेच करेंगे इक्विटी में तो वो फिर अगले 4-5 साल में आप रियलाइज करेंगे कि आपने महंगे में सामान लिया और वो फिर उतना रिटर्न नहीं निकला उसमें। अगेन, प्राइस और वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन हमेशा, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली चीज उस अपने लॉन्ग टर्म वैल्यू पे आ ही जाएगी। शॉर्ट टर्म में एक्सुबरेंस दिखता है तो ऐसा लगता है ये पिछले 4 साल का रिटर्न अगले 5 साल भी आता रहेगा। ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होता, किसी मार्केट में नहीं होता। तो पहला चीज कि आप एक ये आदत डालें कि एक्सुबरेंट टाइम्स में ओवर स्ट्रेच नहीं करें, लेकिन जब बुरा समय चल रहा हो तो ज्यादा खरीदें। स्टॉक नहीं, मतलब एटलीस्ट मार्केट में इंडेक्स लेवल पे तो जरूर इन्वेस्ट करें। स्टॉक लेवल पे वो गलतियां हो सकती हैं, तो उस पर मैं सेकंड थर्ड पॉइंट बताता हूं। सेकंड पॉइंट, विपिन जी, अब हमने सबने अपनी अपनी बातें कही। सवाल ये है कि इन्वेस्टर क्या रिटर्न चेज कर रहा है। मैंने जो बातें कही वो 12% के रिटर्न की हैं, उससे 12% निकलेगा। अगर आपको 15 चाहिए तो अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो 80-20 से काम नहीं बनेगा और म्यूचुअल फंड्स को पैसा देने से काम नहीं बनेगा, उससे 15 नहीं निकलेगा। और अगर आपको 20% चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि आप क्या रिटर्न चेज कर रहे हैं। हम 12% की कहानी बता रहे हैं, इन्वेस्टर को 20% चाहिए, तो उसकी स्ट्रैटेजी, हमारी बात है, उसके लिए बेकार है। लेकिन अगर आपको 15 या 20% चाहिए तो मार्केट में तमाम फंड मैनेजर्स और रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं, आपको उनको बीट करना पड़ेगा। क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि ऐसा हीरा आपने खोज लिया लेकिन उनको पता नहीं लगा? मैं नहीं मानता, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें नुकसान ज्यादा झेलेंगे आप, फायदा कम होगा। थर्ड पॉइंट, विपिन जी, एक बड़ा अननोन, जैसे मैं बोल रहा था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में लार्जर कंपनीज को हमेशा हेल्प करता है अक्रॉस सेक्टर्स। ऐसे ही एक और स्टोरी है कि बहुत सारी रिचनेस इंडिया में इसलिए बनती है बिकॉज लोग इनसाइडर्स के साथ मिले रहते हैं। मैं स्मॉल कैप की कोई आई एम अ फैन ऑफ स्मॉल कैप एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, नो डाउट। बट इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रीमियम इसीलिए ज्यादा देते हैं लोग क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जगह नहीं है। तकरीबन 100 एक कंपनी के बियॉन्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही खराब है। तो ऐसा ना हो कि आप इनसाइडर्स के खेल में आ जाएं और आप तब खरीदें जब वो लोग बेच रहे होते हैं, क्योंकि स्टोरियां तब ज्यादा आएंगी मार्केट में जब उनको बेचना होगा। आज के तारीख में कंपनीज, एक जमाना था जो स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप में चलती थी। अब आप पिछला रिसर्च देखिए, मेरे सामने एग्जैक्ट रिसर्च नहीं, बहुत एनालिस्ट ने रिसर्च डाली है वो, कि अब आपका निफ्टी स्मॉल कैप से मूवमेंट टू मिड एंड स्मॉल लार्ज कैप वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि पहले कंपनीज को कैपिटल रेज करने का एक ही तरीका था, मार्केट में आइए स्टॉक बेचिए। आज वो नहीं है। आज तमाम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और इवन हमारे यहाँ के लार्ज इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज को आके खुद बोलते हैं, मार्केट मत जाइए, ये लीजिए पैसा, आप बड़ा साइज का ग्रो करिए और सीधा एयर ड्रॉप करिए निफ्टी 100 में। और ऐसी तमाम कंपनीज और इसमें सब अब इन्वेस्ट करते हैं। तो आज कैपिटल का कॉन्स्टेंट नहीं है, और ये यूएस में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। अगर एक हीरा है, उसको आपसे पहले कोई ना कोई ज्यादा पैसे वाला पहचान लेगा, उसमें स्टेक बना लेगा, और मार्केट में तब आएगा जब आपको इनसाइडर्स को बेचना होगा और जब वो कंपनी ऑलरेडी वैल्यू पे आ चुकी होगी। तो मैं अब इस स्टोरी को नहीं मानता हूं कि ये मिड कैप आगे जाके कल का लार्ज कैप बनेगा। वो 50 में से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, बाकी मिट जाएंगे, क्योंकि कैपिटल का खेल है, कैपिटल का जमाना है। लार्ज कैपिटल विल बीट स्मॉल कैपिटल, और वो लार्ज कैपिटल वाले हमेशा जीतेंगे। तो आप उनको फॉलो करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनसे फाइट करके तो नहीं कमा सकते। तो कुल मिलाकर के ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि पेसिमिज्म में ऑप्टिमिज्म। देखिए, एक ही तरीका है आपको बीट करने का, जब
आपने हीरा पहचाना लेकिन आपने उस प्राइस पे खरीदा जब और कोई खरीद भी नहीं रहा है। और दूसरा, आपने एसेट एलोकेशन को भी डिस्टर्ब नहीं किया, और आप अपने रिटर्न चेज क्या कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजी बनाइए। 20% रिटर्न मार्केट में, देखिए वो पहले की बात अलग थी जब इंडिया में एफडी भी 15% रिटर्न देती थी। एक ये रियलिटी चेक इन्वेस्टर को जरूर चाहिए कि आज एफडी के रिटर्न 7-1% है। अभी 15 साल पहले चले जाइए, 15% पे लोन खुलेआम मिलते थे, होम लोन 14% पे मिलता था। आज तो वो जमाना नहीं है। तो रिटर्न्स का भी एक ट्रेंड है जो इंडिया लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी है, अब जैसे जैसे देश बढ़ता है तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है, तो वहां पर रिटर्न कैन नॉट बी वो पिछले 30 साल का रिटर्न, तो वहां पे मॉडरेशन जरूरी है। तो ये 2-4 बातें हैं विपिन जी, मैंने सोचा कि ये भी एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है। आई शुड ब्रिंग नहीं नहीं, दैट एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था जो आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करेंगे और स्मॉल कैप, मिड कैप, और उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ घट सकता है, किस तरीके से बाजार के मूवमेंट होते हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल बातें आपने बताई और ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं इनफैक्ट एक इन्वेस्टर के लिए, बिल्कुल सही बात है। अभिषेक, आगे आप इसमें अपनी तरफ से जो भी जोड़ना चाहें वो तो आप जोड़ेंगे। क्या नहीं समझ में आए तो एसआईपी भी एक बेहतर रास्ता हो सकता है? देखिए, अनक्वेश्चनेबली एसआईपी बहुत अच्छा रास्ता है। दूसरा है, मैं जस्ट ऐड कर दूं, मुझे गौरांग जी की बहुत अच्छी बात लगी। एक पॉइंट उन्होंने कहा कि उनके हाथ में क्रिस्टल बॉल नहीं है, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, और जिनके पास है वो झूठ बोलते हैं। और रही बात टाइमिंग की, कोई बॉटम में ले ले, सस्ते में ले ले, महंगे में बेच दे, आप भगवान हो सकते हो, इंसान की कैपेबिलिटी नहीं है आइडेंटिफाई करने की। और मुझे लग रहा है उस हिसाब से देखें तो मेरा व्यू पॉइंट ये बनता है कि आपको हर मार्केट में बाई करना चाहिए। आप टाइमिंग करने की कोशिश ना करें कि मैं सस्ते में खरीद लूँ, महंगे में बेच दूँ, महंगे में खरीद के और महंगे में बेच दूँ। ये पॉसिबल नहीं है। ये करने के लिए आपको बहुत सालों की रिसर्च, उस स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग, और मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कोई इंसाइडर वाली बात है। अगर कोई इंसान जाके अच्छे से उसको समझ रहा है और अगर मैनेजमेंट से बात करके फ्यूचर पर्सपेक्टिव ले रहा है, तो इसका मतलब इंसाइडर नहीं होता है। सो मेरे हिसाब से इंसाइडर की डेफिनेशन तो एफआईज वाले ज़्यादा समझा सकते हैं, जो जेन स्ट्रीट की अभी आई है और वहां पे सेबी ने जो फाइन लगाई है, और 30,000 करोड़ कैसे उनके पास चले गए। आई थिंक सो वो चर्चा तो हम अगली बार करेंगे। अवॉइड क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, इस पैनल पे रहे किसी को या पैनल के बाहर, देखिए अल्टीमेटली आपको जो है ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मार्केट के ऊपर, और कॉन्फिडेंस में सबसे ज्यादा चीज जो प्रूव होती है उसे कहते हैं पेशेंस। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आप खुद से अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं आप उससे इन्वेस्ट करिए, पीएमएस करिए। देखिए व्हीकल आपके कोई भी हो सकते हैं, राइट, आपका डेस्टिनेशन पहुंचना वो ज्यादा जरूरी है, और डेस्टिनेशन में फोकस रखना, उससे ज्यादा आपका फोकस ना जाए वो ज्यादा जरूरी है। सो पेशेंस रखें, क्लैरिटी रखें और कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब ना हो और आपने टाइमिंग करके कभी मैंने ले लिया कभी मैंने बेच दिया, कोई सेक्टर के ऊपर सडनली कोई न्यूज आ गई और हमने उस पर रिएक्ट कर दिया, और फिर सडनली 2 महीने बाद वो सेक्टर वापस जो है फेवर में आ गया। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। एफआई बेच रहा है, डीआई खरीद रहा है, डीआई बेच रहा है, एफआई खरीद रहा है, इस तरह के ट्रेंड बदलते रहते हैं। अगेन इससे लेकर बायसनेस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मार्केट में रहे हुए 20 साल हो गए, आप लोग भी सब एक्सपर्ट ही हैं यहाँ पर है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2008 के टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, एफआई बेचे तो आपको बेचना है, एफआई खरीदे तो आपको खरीदना है, ये चलता था ट्रेंड, ये बातें होती थी सारे चैनल पे। और आज का ये समय है कि एफआई लास्ट 2 साल से बेचे रहे हैं, और क्या ही फर्क पड़ गया मार्केट को, पूरा मार्केट संभाला हुआ है डीआई ने, और फर्स्ट क्लास हम बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखिए जी, व्यू पॉइंट बदलता रहता है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, मार्केट हमारा आगे बढ़ता रहेगा, और इस मार्केट से अगर आप जुड़े रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पैसा कमाएंगे। बाकी व्यू पॉइंट से किसी का कुछ बनता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम सभी बच जाते हैं जब मार्केट 10% नीचे जाता है। देखिए, दृष्टिकोण की ही बातें हैं और सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं, और वही तो खूबसूरती है कि आपको एक ही चीज़ को देखना है, लेकिन मेरा, आपका, आपका, हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होगा। तो कोशिश तो यहाँ ये है कि हर दृष्टिकोण को मिला के आपको एक सम दृष्टिकोण दें, जो एक मोटा बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है हिंदी में जिसे कहें। अभय साहब, तो हमारे बाकी तीनों पैनलिस्ट ने बहुत अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे कि किस गलती से आप बचें या कैसे आपको मार्केट को समझना चाहिए, कौन सी चीज़ कब कैसे काम करेगी। एफआई डीआई वाला एग्जाम्पल भी अपने आप में अच्छा एग्जाम्पल अभिषेक ने अभी दिया। तो ये वक्त है जो सबसे बड़ा है, और वक्त को ही आपको फॉलो करना है। वो ट्रेंड आज एक
इधर है तो कल कहीं और भी हो सकता है। आपके हिसाब से क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एक आम निवेशक कर जाता है? और देखिए, अगर मैं ईमानदारी की बात कहूं तो रोज हमारा एक कार्यक्रम है कल का बाजार, जिसमें रोज जो बहुत ही कॉमन किस्म के निवेशक हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वो सवाल पूछते हैं ढेर सारे। मैंने ये लिया है, मैं क्या करूं, मैंने ये लिया, मैं क्या करूं, 5 महीने के लिए लिया है। कुछ कुछ बहुत लंबे वाले भी होते हैं कि 2-3 साल का नज़रिया दे दीजिए। लेकिन जो मुझे उनकी बातचीत सुन के समझ में आता है ना सर, वो ये कि वो बहुत गहरी समझ रखते नहीं है। मतलब समझ इन द सेंस कि उनका एक अपना असेसमेंट है, लेकिन उसकी एक सीमा आ जाती है और उस सीमा के आगे फिर उनको लगता है कि कोई मुझे बता दे। तो हम उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आई थिंक मैंने जैसा देखा है, रियलिटी ये है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं और वो खुद डिसाइड नहीं करना चाहते हैं। वो अच्छी स्ट्रैटेजी है, एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं। पर एक साथ में उनमें एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश होती है कि मैं भी अपनी तरफ से भी अपना दिमाग लगा के कुछ पैसा मैं भी डायरेक्टली स्टॉक्स ले लूं, या किसी मेरे दोस्त ने बताया या मैंने कहीं सुना तो मैं वो भी ले लूं, तो शायद 5-10% वो वहां पे एलोकेट कर देते हैं। अब वो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। और फिर क्या होता है, एक जो जिस बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो फिर प्ले आउट नहीं होता है, या तो स्टॉक साइडवेज करेक्शन में चला जाता है या फिर नीचे आ जाता है। तो फिर वो सवाल करना शुरू करते हैं कि भाई ये मैंने लिया, ये तो पता नहीं, ये नहीं बताऊंगा कि क्यों लिया, पर अब क्या करूं ये बताओ। तो ये कॉन्वर्सेशन करना विपिन जी बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रैंकली, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि किसी ने जो स्टॉक लिया वो किस एक्सपेक्टेशन से लिया, वो उसके पोर्टफोलियो में कितना मायने रखता है, उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। तो बात घूम फिर के वहीं पे आती है विपिन जी, सब बातों का एक ही सार है कि आपको एज एन इन्वेस्टर आप अपना पैसा बचाया हुआ मैनेज कर रहे हैं, तो आप कितना उसमें रिटर्न बनाना चाहते हैं, 10%, 15%, 20%, वो डिसाइड करेगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। क्योंकि अगर ज्यादा रिटर्न बनानी है तो ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा तो फिर आपको मार्केट में जो ड्रॉडाउन वॉलेटिलिटी है उसको संभालना पड़ेगा। तो घूम फिर के बात वही आती है कि आपको लेने के पहले ये सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपको कितना रिटर्न बनाना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उस हिसाब से आपका एलोकेशन क्या होना चाहिए, और फिर उस एलोकेशन को करके शांति से बैठे। नहीं तो क्या है कि बार बार यही सवाल करते रहेंगे कि ये स्टॉक मैंने ले लिया, अब मैं क्या करूं या इसका ना करूं। तो मेरी सलाह यही होगी कि सोच समझ के करें, पहले से इम्पल्सिव डिसीजन ना लें किसी की बात सुन के, या किसी कहीं पे, जैसे गौरांग जी ने शुरू में ही कहा कि एक बड़ा एक फैक्ट्री है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से दूर रहे। ये जो सब सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ये सब चलते हैं, पर कई बार तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं ले लूँ, ये तो बड़ी अच्छी एडवाइस आई है। फिर उसके बाद फिर जब रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ये तो शायद ठीक नहीं है। तो इन सब चीजों से दूर रहें, अपना क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि रिटर्न अच्छी बनेगी फिर। नहीं बिल्कुल, और मैं इस बात से कंक्लूड करता हूँ इस कार्यक्रम को। एक तो बहुत खुशी की बात है, देखिए इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के साथ ये कार्यक्रम करके, हर बार ऐसा लगता है कि समझ का एक दायरा और बढ़ गया, दिमाग थोड़ा सा और खुल गया, और मुझे लगता है ये सबको भी लगना चाहिए। देखिए 2 चीज़ों से तो मैं साफ कहूँ, जो सबने कहा उसी बात में जोड़ रहा हूँ कि एक तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या जो भी आजकल सोशल मीडिया है, हो सकता है वहाँ कुछ 1-2% सही भी होंगे, लेकिन 98% तो मामला उल्टा पुल्टा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कह दिया आपका नुकसान हो गया तो आप किससे जाके शिकायत करेंगे, राइट? तो वहां पर तो विश्वास मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी एक दूसरी चीज चलती थी, कोई मिल गया, अरे बताइए ना प्लीज, कोई स्टॉक हो तो बताइए। देखिए ऐसे स्टॉक अगर कोई बताने लग जाए और उसमें आपका फायदा हो जाए तो फिर कितना आसान था, फिर तो क्या ही बात थी, फिर शायद ये ना चैनल की जरूरत होती ना हमारे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती। तो शायद सीधा रास्ता और सही रास्ता यही है, जो कि लंबा भी और कठिन भी है, और पैसे तभी आएंगे, मुनाफे तभी होंगे, नुकसान से तभी बचा जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म में पहले तो अपनी समझ बनाएंगे। डेफिनेटली आपकी उस समझ का एक दायरा होगा, नहीं आप वैसे एक्सपर्ट बन सकते, लेकिन जो हमारे महानुभाव हमारे साथ लगातार टीवी पे सालों से आते हैं और एक विश्वसनीयता का प्रतीक बन चुके हैं, तो वो अपने अनुभव से कुछ बातें कहते हैं। 100% वो भी सही होंगे ये वो कभी दावा नहीं करते, लेकिन आपको किसी संकट से बचा लेंगे, आपको गलत जाने से रोक लेंगे, आपको कुछ बेहतर बता देंगे, ये बात जरूर सालों से सिद्ध होती आई है। तो मुझे लगता है आपको भी इसी चॉइस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगे और जहां आपका विश्वास जमे। तो इसी विश्वास के साथ
मैं आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी बातें आज यहाँ हुई हैं और ये दिवाली हम सबके लिए तो शुभ ही रहे और आने वाले समय में जो भी बातें आप लोगों ने बताई है उससे कई और दिवालियां हमारे निवेशकों की रोशन होगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। फिलहाल आप चारों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।